हाय फ्रेंड्स। सो आज फिर नया टॉपिक लेके आए हैं हम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जैसा कि आप सबको पता है कार्बोकेटाइन होता क्या है। कार्बोकेटाइन अगर किसी ऑर्गेनिक आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों नहीं है या ये अनस्टेबल क्यों है। कार्बोकेटाइन अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तुम्हें 4 ऑप्शन दे दी गई, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, या चारों में से कोई लीस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब सबसे पहले यह आता है कि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, तो ये कितना ज्यादा अनस्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमें यह पता है अगर सेम चार्ज एक जगह कंसंट्रेट हो जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन में, तो इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सो मैं सबसे पहला पॉइंट ये लिखने जा रहा हूं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। C फॉर कार्बन। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव चार्ज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये कार्बन है, इसके साथ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा है, वो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इस साइड को पुश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को पुश करेगा तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब कोई भी ग्रुप जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करे वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब जनरली इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिए जाते हैं आपको पता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम किसको बोल सकते हो, जो हमारे पास प्लस आर प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करे, या प्लस एम इफेक्ट शो करे, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करे, या वो प्लस एच इफेक्ट शो करे, प्लस मींस पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, या वो प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा है जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसका पॉजिटिव चार्ज कम करे तो वो ग्रुप उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट।
तो अगर प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की इंक्रीज करेगी। आर से क्या मतलब है मेरा? आर मतलब रेजोनेंस। एम का मतलब क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। एच मतलब हाइपर कंजुगेशन। आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। सो नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप डायरेक्टली देखना चाहते हो तो डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। अगर अब सेकंड केस हमारे पास क्या है? सेकंड केस में मेरे पास अगर इसी कार्बन चेन के साथ मेरे पास कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये तो बेचारा पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, जो कम थे वो भी इसने खींच लिए। जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया जी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से विथड्रॉ किए जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने के तरीके क्या क्या है मेरे पास? अगर मेरा ग्रुप जो है, जो भी ग्रुप इस कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, वो माइनस आर इफेक्ट शो करे, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या माइनस एम इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या मेरे पास क्या शो करे? वो माइनस एच इफेक्ट शो करे, या माइनस आई इफेक्ट शो करे, तो वो क्या करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मैं तीसरा फैक्टर क्या लिख सकता हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, माइनस एच, माइनस एम, माइनस आई इफेक्ट। तो अगर माइनस आर होगा, माइनस एच होगा, जहां माइनस एम होगा, जहां माइनस आई होगा, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जब भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है, या लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो उसके लिए आपने एक प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना है। वो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है बेटे? प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है मेरे पास? सबसे ज्यादा, अगर आपको 4 ऑप्शन दी गई है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस और किसको देनी है आपने? प्रेफरेंस डांसिंग रेजोनेंस को, डीआर। डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है, इट इज अ डांसिंग रेजोनेंस। अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है, तो वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होगा। अब तुम कहोगे डांसिंग रेजोनेंस तो हमने पहली बार सुना, तो इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बनाया गया, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना याद रख लीजिए, अगर कार्बोकेटाइन है और उसके साथ एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ा है तो वो डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा। सिंपल सी बात है। तो डांसिंग रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। सेकंड प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? अगर सी पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। अगर आपका कार्बोकेटाइन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो डांसिंग रेजोनेंस के बाद सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे अगर आपका कार्बोकेटाइन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है।
नेक्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे? नेक्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे अगर कार्बोकेटाइन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कार्बोकेटाइन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे रेजोनेंस इफेक्ट से, तो थर्ड प्रेफरेंस आपने देनी है रेजोनेंस को। किसको? रेजोनेंस को। अब रेजोनेंस के बाद फोर्थ प्रेफरेंस आप दोगे अगर कार्बोकेटाइन इज अटैच्ड विद कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब कंजुगेशन। क्या? कंजुगेशन। कंजुगेशन के बाद आपने प्रेफरेंस देनी है हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन चेक करने का तरीका क्या है? आपको पता है, आपने अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट कर लेने हैं। जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। एंड लास्ट प्रेफरेंस आपने देनी है इंडक्टिव इफेक्ट को। सो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप दोगे डांसिंग रेजोनेंस को। सेकंड प्रेफरेंस, अगर आपका कार्बोकेटाइन जो है वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। थर्ड प्रेफरेंस आप दोगे रेजोनेंस को। फोर्थ प्रेफरेंस दोगे आप किसको? अगर कंजुगेशन है कार्बोकेटाइन के साथ। फिफ्थ प्रेफरेंस दोगे आप हाइपर कंजुगेशन को। और लास्ट प्रेफरेंस दोगे आप इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको दोगे? इंडक्टिव इफेक्ट को लास्ट प्रेफरेंस दोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज बच्चों याद रखना, जो अगर कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा हो, दैट कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इफ C positive is part of anti-aromatic system, then it is least stable। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा बेटे? सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। ये दो चीजें हो जाएंगी। अगर आपके कार्बोकेटाइन के साथ कोई हेट्रो एटम जुड़ा हो, कोई हेट्रो एटम जुड़ा हो और उसके ऊपर क्या हो? लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में आ जाएगा। जब वो कंजुगेशन में आएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, तो ये CH2 यहां डबल बॉन्ड आ गया। O पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये R आ गया। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से और ये 4 8, ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है, R की भी कंप्लीट है, पर यहां पे कंप्लीट नहीं थी, तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। तो आपने सीधा सीधा याद रख लेना है, अगर कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली कोई हेट्रो एटम जुड़ा हो और उस पर कोई लोन पेयर हो, तो वो उस कार्बोकेटाइन को एक्सेप्शनली स्टेबल बना देता है। अब देखो बेटे, एक्सेप्शनली स्टेबल कितना स्टेबल बना देता है। ये जो कार्बोकेटाइन है, इट इज मोर स्टेबल देन द टर्शरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं बात करूं इस कार्बोकेटाइन की, CH पॉजिटिव O जिसके ऊपर लोन पेयर है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है CH3 थ्राइस C पॉजिटिव टर्शरी कार्बोकेटाइन से ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो मैं इसको रब करने से पहले एक बार फटाफट मैं बता देता हूं आपको। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस डांसिंग रेजोनेंस को, फिर अगर एरोमेटिक सिस्टम को, फिर रेजोनेंस को, फिर कंजुगेशन को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, एंड लास्ट प्रेफरेंस आपने देनी है इंडक्टिव इफेक्ट को। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बोकेटाइन ई नहीं है बेटे, ये C है, कार्बोकेटाइन इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, तो इट इज लीस्ट स्टेबल। तीसरा पॉइंट, अगर कार्बोकेटाइन के साथ कोई हेट्रो एटम जुड़ा हो तो वो उसको कंजुगेशन के साथ लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज की कंजुगेशन के कारण उसको स्टेबल बना देता है और उसकी स्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको मैं एक सीरीज लिखाने जा रहा हूं, ये सीरीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इस सीरीज में से ही आ जाते हैं।
उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको सीरीज लिखा देता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, ऑर्डर ऑफ सीरीज। ठीक है, तो अब देखिए इस सीरीज में आप याद रखिए सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा कार्बोकेटाइन होगा। दिस इज ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोप इन ईएम आयन सबसे ज्यादा है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, DR डॉक्टर साहब, डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस ये सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरा सी के ऊपर 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगे हो, दिस इज ट्राईसाइक्लो, 3 साइक्लोप्रोपाइल है, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद मेरे पास कार्बोकेटाइन है, उसके ऊपर 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगे हैं, डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद CH2 पॉजिटिव, अगर मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो ये साइक्लोप्रोपाइल की सीरीज है। अब जो ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन होता है, इन सब में क्या है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के बाद जो स्टेबल होता है वो होता है ये 7 मेंबर्ड साइक्लिक कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। अगर आप देखोगे ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इट इज अ एरोमेटिक। मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्रेफरेंस डांसिंग रेजोनेंस को देनी है, फिर किसको देनी है, एरोमेटिक को। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, फिर ट्रोपालियम आएगा। अब इससे कम स्टेबल कौन सा होगा, इससे कम स्टेबल होगा मेरे पास, अगर कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहां पे तीन बेंजीन रिंग लगा रहा हूं, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखने के लिए 3 फिनाइल ग्रुप को PH3 भी लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं यहां पे PH3C पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 2 फिनाइल ग्रुप लगे हों, कितने लगे हों, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हों, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये भी रेजोनेंस के कारण R लिख रहा हूं, रेजोनेंस। डाईफिनाइल के बाद मेरे पास क्या होता है, डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा मेरे पास आएगा CH2 पॉजिटिव OR। मैंने आपको बोला था हेटेरोएटम स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। डाईफिनाइल के बाद आएगा मेरे पास टर्शरी मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज हाइपर कंजुगेशन, 9 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन हो रही है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद मेरे पास आता है, थोड़ा इसको मैं रब करके मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, तो हाँ जी, तो मेरे पास क्या है,
इसके बाद मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, या फिर मैं एक बार फटाफट शॉर्ट में लिख देता हूं। मेरे पास क्या था यहां पे, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ये भी डांसिंग रेजोनेंस, ट्रोपालियम, ट्रोपाइलियम, दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद PH3 C पॉजिटिव, रेजोनेंस, 2 फिनाइल, 2 बेंजीन रिंग, उसके बाद CH पॉजिटिव, OR, हेट्रोएटम की स्टेबिलिटी के कारण, उसके बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद बेंजाइल PHCH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 है, हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम है, हाइपर कंजुगेशन, ये रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हमारे पास आएगा अलाइलिक सिस्टम, दिस इज अलाइलिक, अलाइलिक के बाद हमारे पास आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी के बाद मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन के बाद आपके पास आ जाएगा बिनाइल कार्बोकेटाइन, बिनाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम है, क्यों सबसे कम तो नहीं है, इससे कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहां sp2 हाइब्रिडेशन आ गई, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी बढ़ गई, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो। तो बच्चों ये सीरीज याद रख लीजिए, इस सीरीज से मोस्टली क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। यहां पे मेरे पास इस सीरीज को आपने फटाफट याद रख लेना है। ट्रोपाइलियम 3 फिनाइल, 3 बेंजीन रिंग लगे हो, 2 बेंजीन रिंग लगे हो, हेट्रोएटम हो, फिर टर्शी है, फिर क्या है, 1 बेंजीन रिंग है, फिर उसके बाद अलाइलिक है, अलाइलिक के बाद 2 मिथाइल ग्रुप, सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, मिथाइल, फिर मेरे पास क्या है यहां पे बिनाइलिक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे है मेरे पास, ठीक है। इससे भी कम कौन सा होगा, अगर मेरे पास यहां पे बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या मैं इसको लिख दूं PH पॉजिटिव, ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये सीरीज याद हो जाएगी। तो इस सीरीज के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक मैं अभी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक बार इस सीरीज को देख लीजिए। डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिक, रेजोनेंस, रेजोनेंस, हेट्रोएटम का लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहा है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, फिर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि 9 टाइम हाइपर कंजुगेशन हो रही है, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये उससे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर मेरे पास पाई बॉन्ड की कंजुगेशन, फिर मेरे पास क्या आ गया यहां पे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर विनाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना हो तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, मुझे ये
4 कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड ए, बी, सी और डी। मुझे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। मुझे बताना है यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब सबसे पहले बताना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उससे कम स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार प्रेफरेंस ऑर्डर रिवाइज कर रहा हूं। डांसिंग रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, फिर एरोमेटिक को, फिर रेजोनेंस को, फिर कंजुगेशन को, फिर हाइपर कंजुगेशन को एंड लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट को। तो जब भी आप कभी कंपैरिजन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले तो जो कॉमन चीजें हैं उसको मत देखिए, सिर्फ ये देखिए जो चीज कॉमन नहीं है उसके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है उसको देखिए, आपको आंसर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहां पे CS2 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 पॉजिटिव सब में है, सब में बेंजीन रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या है, इस वाले ग्रुप का डिफरेंस है, ये ग्रुप डिफरेंट है, यहां कोई ग्रुप नहीं है। तो अब अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, यहां पे क्या है, यहां ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो मुझे यह साफ पता है अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई हेटेरो एटम लगा हो और उसके ऊपर लोन पेयर हो तो वो ये क्या है, ये यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। दिस विल शो प्लस आर इफेक्ट टुवर्ड द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग की तरफ प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेंजीन रिंग यहां पे क्या है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहां लग रहा है प्लस आर इफेक्ट टुवर्ड द कार्बोकेटायन। अगर मैं यहां देखूं, यहां पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ अगला कार्बन जो होता है मेरा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। हमें पता है हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या होती है, ये sp2 कार्बन होना चाहिए, अगला कार्बन क्या होता है sp3 होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। तो ये यहां जाएगा, तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन होगी। और हाइपर कंजुगेशन किसकी तरफ हो रही है, इट इज टुवर्ड द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की तरफ हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जा रही है, कार्बोकेटायन की तरफ। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो यहां प्लस H इफेक्ट लग रहा है। यहां पे नो इफेक्ट, कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब मैं बात करता हूं NO2 ग्रुप की। हमेशा याद रखो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई 2 एटम लगे हैं, A एटम और B एटम, A एटम और B एटम, और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन हो सकती है। और हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो इसकी भूख बढ़ जाएगी, ये अगले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ को जा रही है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है। तो मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, आर इफेक्ट को, ठीक है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला कंपाउंड, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होगा तुम्हारा बी, फिर क्या होगा तुम्हारा सी, सी के बाद क्या होगा बेटे यहां पे डी, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन वो उससे दूर जा रहे हैं और उसके ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्लियर है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से स्टेबल कौन सा है। तो आपको 5 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। हाँ जी, ये कार्बोकेटाइन है, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है यहां पे बेटे, यहां पे हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। यहां पे मेरे पास क्या है, ये दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी है नंबर 1, 1 2 3, ठीक है। मेरे पास ये सेकेंडरी है और ये क्या है मेरे पास टर्शरी है, और ये क्या है सेकेंडरी है, और ये भी क्या है टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो मैं अगर देखूं यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो मुझे यहां पे हाइपर कंजुगेशन दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है,
अब आपको कभी वो स्ट्रक्चर में ऐसे लिख के नहीं देगा लोन पेयर, आपको लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए। आप लुईस स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, तो यहां पे हेटेरो एटम अटैच्ड है, हेटेरो एटम हैविंग लोन पेयर। ये कौन सा है? ये टर्शी कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा है? टर्शरी है। पर यहां पे क्या हो रहा है? दिस इज शोइंग द माइनस कंजुगेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींच सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, CO ग्रुप जो है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं हाइपर कंजुगेशन, यहां पे भी हाइपर कंजुगेशन है, यहां पे भी हाइपर कंजुगेशन है, प्लस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे भी हाइपर कंजुगेशन है, और ये हेटेरो एटम है। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हेटेरो एटम होता है वो स्टेबिलिटी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और कितनी बढ़ा देता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है हेटेरो एटम वाले कार्बोकेटाइन की। तो इससे भी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी से तो ज़्यादा ही होगी, प्राइमरी से भी ज़्यादा होगी। ये टर्शरी है और साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो मेरे पास क्या है? दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो दिस कार्बोकेटाइन जो होगा मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द लोन पेयर कंजुगेशन, लोन पेयर की कंजुगेशन के कारण। ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव ये क्यों होता है? मान लो ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है जिसपे CH3 लगा है, CH3 लगा है, CH है, H है, H है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला? यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, O है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, और ये CH3 है। अगर मुझे यहाँ पे कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन शो करनी है तो यहाँ मुझे सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे लोन पेयर मूव करेगा। तो कौन आसानी से जा सकता है बेटे? लोन पेयर इजीली मूव कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो प्रोसेस लेस फिजिबल होगी। तो ये मेरा क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन वो और पूछ सकता है, आपको मोस्ट स्टेबल बताना है। इसी के बेस पे मेरे पास हेटेरो एटम लगा हो और कार्बोकेटाइन हो, हेटेरो एटम लगा हो और क्या हो? कार्बोकेटाइन हो। मेरे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन हो, CH2 पॉजिटिव, O CH3, एक CH2 पॉजिटिव, N CH3, दोनों तरफ लोन पेयर है। तो अब मुझे बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सो ऑब्वियसली यहां भी लोन पेयर की कंजुगेशन है, यहां भी लोन पेयर की कंजुगेशन है। मुझे क्या देखना है? कौन आसानी से लोन पेयर इधर जाएगा, कौन सा लोन पेयर आसानी से जा सकता है। अब देखो, नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो मेरे पास इसका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? दिस कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस है। तो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जैसा कि हमने बोला था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R +I +H +M इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I -M इफेक्ट। तो हम इफेक्ट देखेंगे यहां पे। तो अगर मैं यहां पे देखूं, जो इंडक्टिव फैक्टर, इट इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे तो ये -RB शो करेगा। तो इसके पास 2 तरीके हैं, ये 2 तरीकों से इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींच रहा है। इसके पास कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। एज वेल एज इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये +R इफेक्ट शो करेगा। बट इस केस में हमें पता है, हम आयोडीन जो हैलोजन्स होते हैं उसमें जो I इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट करता है R इफेक्ट को। चौथे केस में मेरे पास क्या है? यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये इस तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I इफेक्ट, और लोन पेयर के कारण ये क्या लगाएगा? +R इफेक्ट।
और यहां पे आर इफेक्ट डोमिनेट करता है। कौन सा इफेक्ट? आर इफेक्ट क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचे गए, तो इन चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल मुझे ये दिख रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन दिए गए और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस साइड को खींचे भी गए, तो मेरे पास क्या है? ये मेरा जो है ये सबसे कम स्टेबल है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन दिए भी जा रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं, और लेने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है क्योंकि माइनस आई डोमिनेट कर रहा है। अब इसमें क्या है? इसमें प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव बेंजीन रिंग की तरफ किए, और बेंजीन रिंग से किसकी तरफ मूव किए? कार्बोकेटाइन की तरफ, और कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। तो इन चारों में से अगर मुझे बताना हो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द मोस्ट स्टेबल आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको ए कंपाउंड दिया गया है, बी कंपाउंड दिया गया है, सी कंपाउंड दिया गया है और डी कंपाउंड दिया गया है। इन चारों में आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले, तो मुझे ये क्या दिख रहा है? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एज वेल एज हेट्रोएटम भी लगा है। हेट्रोएटम भी लगा है यहां पे, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो आपको हाइपर कंजुगेशन देखनी है। हाइपर कंजुगेशन देखनी है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम देखने हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 6 टाइम यहाँ पे क्या होगी? हाइपर कंजुगेशन। ये क्या है? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मुझे क्या देखना है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है एज वेल एज यहाँ पे हेट्रो एटम भी है। कौन सा? हेट्रो एटम, जिसके ऊपर लोन पेयर है, जो लोन पेयर से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो मुझे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम भी देखने हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब ये जो है इसमें कुछ भी नहीं है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम देखने हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो पहली बात तो मुझे साफ पता चल रहा है इसमें भी हेट्रो एटम है और इसमें भी हेट्रो एटम है, तो ये दोनों कंपाउंड इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब मैं इन दोनों में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूंगा, इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? हेट्रो एटम, हेट्रो एटम। मैंने क्या कहा? जो कॉमन है उसको हटा दीजिए जब कंपेयर करना है, तो हेट्रो एटम को मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि ये दोनों बराबर स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब बात आ गई, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, पर हमें क्या देखना है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी। जब भी हाइपर कंजुगेशन देखनी है तो आपको देखना है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 6। इसमें कितने हैं? 3। तो इसमें 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगी, इसमें 6 बार। जितनी ज्यादा बार हाइपर कंजुगेशन होती है उतना ज्यादा अनसैचुरेटेड सिस्टम स्टेबल होता है, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, तो यहां पे 6 बार हाइपर कंजुगेशन हो रही है, यहां 3 बार, तो ए मेरा क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल। ए के बाद अब इसकी स्टेबिलिटी तुम्हें पता है हेट्रो एटम के कारण इन बी और डी से ज्यादा होगी, फिर सी आएगा। अब मुझे बी और डी में कंपेयर करना है। बी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 5 बार हाइपर कंजुगेशन होगी, इसमें 2 बार, तो इसका मतलब उसके बाद क्या आएगा? मेरा बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा? मेरे पास डी आ जाएगा। क्लियर है? इजीली। ठीक है, वंस अगेन डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद कंजुगेशन, कंजुगेशन के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरह से हम कंपेयर करते जाएंगे मॉलिक्यूल को। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। सो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये ए कंपाउंड है, बी है, सी है। ए कंपाउंड क्या है मेरे पास? डबल बॉन्ड से
नेक्स्ट कार्बन को हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो अलाइलिक पोजीशन पे यहां पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन। यहां पे ये मेरा सिंपल इस कार्बोकेटाइन के साथ एक ही कार्बन चेन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो ये क्या आपका अलाइलिक, ये प्राइमरी, और ये क्या है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मुझे अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। अब जैसा कि मैंने सीरीज लिखाई थी, सीरीज में बेंजाइल की स्टेबिलिटी अलाइलिक से ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पे प्लस आर टुवर्ड कार्बोकेटाइन हो रहा है। तो इस कार्बोकेटाइन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेंस की प्रेफरेंस जो है, यहां क्या हो रही है, कंजुगेशन हो रही है। कौन सी कंजुगेशन हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है वो कंजुगेशन से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा मेरा? सी, बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं ए और बी की। ए क्या है, बी क्या है? बी आपका प्राइमरी है और इसमें क्या हो रही है, इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रही है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और हाइपर कंजुगेशन में आपको पता है, हाइपर कंजुगेशन में आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, इसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसका मतलब ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी होगा। सी किसके कारण स्टेबल है? रेजोनेंस के कारण। ए किसके कारण स्टेबल है? कंजुगेशन के कारण। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा आपका? बी होगा। तो आंसर आ जाएगा सी ए बी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, विच इज मोर स्टेबल? आपको 4 कंपाउंड दिए गए, ए, बी, सी और डी। यहां भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पर यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां कार्बन पे, यहां पे कार्बन पे। ठीक है, थोड़ा सा कार्बोकेटाइन से हट के है जी। अब हमें ये रेजोनेंस में पढ़ाया जाता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। पर एक चीज याद रखना बेटे, सबसे पहले ये देखना होता है हमें रेजोनेंस में कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है या हाइड्रोजन की डिप्लेट कंप्लीट है, तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ हेटेरो एटम लगा है और ये लोन पेयर है, तो हम इसको टिक करके आ जाएंगे। जो गलत हो जाएगा हमारे नंबर गए हाथ से। तो ऐसे केस में हमने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके पास ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये डॉट वाला इसका, ये क्रॉस वाला इसका है, ये डॉट वाला इसका, ये क्रॉस वाला इसका है। तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हुआ क्या, इसके जो लोन पेयर थे वो यहाँ चले गए, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया तो इसके 2 लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, एक इसने अपने पास रखा, एक इसको दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमें लगा ये तो स्टेबल नहीं है। पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक लोन पेयर वैसे के वैसे इंटैक्ट है, ये इसका है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है अभी भी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो इस कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आईओ लिख देता हूं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पे क्या है? सीओ, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपका सेकंड कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है जी? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। 4 कंपाउंड है, ए बी सी डी। ए क्या है? ए में देखो बेटे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 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 कंजुगेशन है, तो दिस इज एरोमेटिक। ये आपका एरोमेटिक है। दिस इज अलाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक, ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पे क्या है मेरे पास? एरोमेटिक है, यहां पे कंजुगेशन है, क्या हो रही है? कंजुगेशन। यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे हाइपर कंजुगेशन है। 3 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन एटम 3 है, तो हाइपर कंजुगेशन है। तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एरोमेटिक, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल। बेंजाइलिक और अलाइलिक में से बेंजाइलिक स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण, तो उसके बाद सी आ जाएगा। फिर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? कंजुगेशन को। फिर आपका बी आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगेन मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? पहले वो कार्बोकेटाइन लिखना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उससे कम स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल। तो अब मैं अगेन देखूंगा क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या कॉमन है। CS2 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 CS2, यहां पॉजिटिव आना था, ये कॉमन है। इस सब में बेंजीन रिंग है, ये भी कॉमन है। फर्क क्या है? फर्क ये जो पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं इनका फर्क है। यहां OH लगा है, यहां अमाइड बॉन्ड है, ठीक है, अमाइड ग्रुप है, यहां पे क्या है? NO2 है। अब हमें पता है OH में O के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, तो ये +R इफेक्ट शो करेगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। और यहां पे +R डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट। तो नेट मूवमेंट बेंजीन रिंग की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और मेरे पास क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पे मैं कोई इफेक्ट नहीं लिख रहा, यहां पे भी लोन पेयर है, तो यहां पे भी क्या होगा? मेरे पास +R इफेक्ट लगेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो -I भी लगेगा। बट अब देखने वाली बात यह है कि ये जो R इफेक्ट है ये इस साइड को भी लग सकता है, 1 2। तो मेरे पास इसका मतलब इसकी इस साइड जाने की, तो +R इफेक्ट लगेगा तो सही, पर कम लगेगा जितना लगना चाहिए था। अगर ये COCH3 ग्रुप ना होता, यहां H2 होता, तो इसका +R इफेक्ट इससे ज्यादा होता। बट CO जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इस साइड को कहता भाई उधर क्यों दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मुझे क्यों नहीं दे सकता? तो यहां पे मेरे पास क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगी, तो इतना इफेक्ट नहीं लगेगा, लगेगा सही पर इतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। सो इसका +R ज्यादा होगा, इसका +R क्या होगा? कम होगा। इस केस में NO2 आपको पता है -R शो करता है, -R एज वेल एज -I, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाएगी। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, इसमें भी ऊपर जा रहे हैं, पर लेस ऊपर जा रहे हैं। मैंने एरो छोटा बनाया है थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। तो ये तो साफ पता चल गया मुझे ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल डी कंपाउंड है। सबसे ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन उस साइड को ज्यादा जा रहे हैं, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सी, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो अब मुझे बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, कंपाउंड सी है, कंपाउंड डी है, सब में बेंजीन रिंग है, सब में CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। फर्क क्या है? इन 3 में नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। और हमें पता है नाइट्रो ग्रुप -R इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट शो करता है। और एक चीज हमें यह भी पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन पे अप्लाई नहीं होता,
रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशन पे ना नेगेटिव चार्ज आता है ना पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर माइनस आई इफेक्ट हो तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर माइनस आर इफेक्ट हो तो ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज आता है तुम्हारा, प्लस चार्ज आता है। अगर प्लस आर इफेक्ट हो तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं, दिस इज अ ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा आर इफेक्ट लगेगा, तो मैं यहां बोलूंगा माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। और आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आर इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। और नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और माइनस आई शो करेगा, और आई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम है तो आई यहां मैक्सिमम लगेगा। मैं बात करता हूं मेटा पोजीशन की। मेटा पे यहां पे मुझे पता है, ऐसा नहीं है आर इफेक्ट नहीं लगेगा, आर लगेगा इफेक्ट अभी भी, पर आर का जो इफेक्ट होगा इस मेटा पोजीशन पे कोई नहीं होगा, तो मैं यहां पे आर इफेक्ट को नहीं लिखूंगा। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो यहां माइनस आई लगेगा, बट इंटरमीडिएट लगेगा ऑर्थो और पैरा के मुकाबले में, इंटरमीडिएट। अब पैरा की बात करते हैं। पैरा पे क्या लगेगा, माइनस आर लगेगा ऑर्थो और पैरा पे माइनस आर हम काउंट करते हैं, मेटा पे काउंट नहीं करते क्योंकि मेटा पोजीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है यहां आर नहीं लगेगा रेजोनेंस, पर मेटा पोजीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे भी माइनस आई लगेगा, पर माइनस आई क्या होगा यहां पे, मिनिमम। यहां ना आर होगा ना ये होगा। तो देखो जब यहां पे दो तरीके से इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचा जा रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे खींचे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही वे है जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो इसमें भी दो तरीके से है, पर आई इफेक्ट कम हो गया, आर और आर कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो तो ये दोनों लीस्ट स्टेबल होंगे, तो इसमें आर और आर कैंसिल हो गया, तो इसमें आई मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रही है, पर मैं थोड़ा छोटा एरो बना रहा हूं, इसमें और छोटा, उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रही है, इनफैक्ट वहां पे रेजोनेंस लग जाएगा। बेंजीन की तरफ से प्लस आर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आर टुवर्ड द कार्बोकेटाइन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज्यादा पहले स्टेबल लिखना है, डी सबसे पहले आ गया। अब इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर सबसे कम खींच रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, यहां उससे कम, यहां उससे कम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, डी के बाद बी, बी के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे सी, और सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्योंकि ए में इलेक्ट्रॉन माइनस आर और माइनस इफेक्ट से सबसे ज्यादा इस साइड खींचे जा रहे हैं। और अब तुम कहोगे यहां भी माइनस आर और माइनस आई है, आर और आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो दोनों में कॉमन था, पर यहां माइनस आई मैक्सिमम है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन से दूर गई, कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, एक ही स्टेबिलिटी सबसे कम। उससे ज्यादा स्टेबल पैरा वाला, क्योंकि वहां माइनस आर और माइनस आई है, बट माइनस आई ऑर्थो से कम है। मेटा पे आर तो नहीं है पर माइनस आई है, उससे कम ये इधर क्या है, प्लस बेंजीन का जो आर इफेक्ट है टुवर्ड द कार्बोकेटाइन है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटाइन। मुझे 4 कार्बोकेटाइन दिए गए, फिर बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। सब में CH2 पॉजिटिव है, सब में बेंजीन है। फर्क क्या है अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप बेटे 2 इफेक्ट शो करते हैं। एक, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई के कारण वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ पुश करेंगे, बेंजीन कार्बोकेटाइन की तरफ पुश करेगा, कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। पर जो अल्काइल ग्रुप है बेटे वो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो अगर मैं इसको देखूं,
इस मिथाइल ग्रुप को, एक तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, तो सारे प्लस आई लगा रहे हैं, सारे अल्काइल ग्रुप क्या लगा रहे हैं, प्लस आई। और मुझे पता है प्लस आई, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा। तो इसमें प्लस आई क्या होगा, मैक्सिमम, इसमें प्लस आई क्या होगा, मिनिमम। बट यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। हाइपर कंजुगेशन के कारण ये यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास मूवमेंट होगी तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हर जगह नेगेटिव आएगा हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और मुझे ये भी पता है बेटे, हाइपर कंजुगेशन जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2, यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां हाइपर कंजुगेशन क्या होगी, मैक्सिमम, यहां हाइपर कंजुगेशन होगी ही नहीं, यहां हाइपर कंजुगेशन क्या होगी, मिनिमम। और मुझे ये भी पता है जो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे जो आंसर डिसाइड होगा इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा जहाँ हो रही है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको 4 कंपाउंड दिए गए हों, आप पहले देख लीजिए वहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्या वो डांसिंग रेजोनेंस है, क्या वो वहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है कार्बोकेटाइन, क्या वहाँ रेजोनेंस लग रहा है, क्या हाइपर कंजुगेशन है, क्या कंजुगेशन है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है। तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली देख के आप इजीली आंसर दे सकते हो। पर हेट्रो एटम को कभी मत भूलना बेटे, कई बार वो हेट्रो एटम में से क्वेश्चन डाल देता है। सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कार्बोकेटाइन डिस्कस करेंगे, उसकी रीअरेंजमेंट कैसे होता है, उसकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सो होप आपको समझ आया होगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू बॉयज।